So guys, let's start the class. सी ये जो आज की क्लास है, दिस इज गोइंग टू बी अ डिस्कशन क्लास जहाँ पे मैं सितंबर अटेम्प्ट के स्टूडेंट के लिए प्लानिंग करने वाला हूँ एंड स्टूडेंट्स के जनरल डाउट्स में लूंगा। आज की क्लास में मैं कोई स्पेसिफिक डाउट नहीं लूंगा, ठीक है? बिकॉज आज का जो टारगेट है दैट इज डिफरेंट, आज की जो क्लास की अप्रोच है दैट इज डिफरेंट। तो अगर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक डाउट है चैप्टर वाइज तो तुम ग्रुप में पूछना, जनरल डाउट है देन ऑफ कोर्स आफ्टर द क्लास यू कैन आस्क मी दैट डाउट। चलो गाइस, सो अब हम बात करते हैं हमारे सितंबर अटेम्प्ट के लिए। तो मुझे प्लीज बताओ तुम्हारा एग्जाम डेट क्या है? व्हाट्स योर एग्जाम डेट? 4 सितंबर, 4 सितंबर, 4 सितंबर, 4 सितंबर। यस। सो 4 सितंबर को यू हैव योर फाइनल एग्जाम। और आज की जो हमारी डिस्कशन क्लास है, इस क्लास में मैंने तुम्हारे को आज से लेके टोटल प्लानिंग टिल और एग्जाम डेट ये मैंने सबको बतानी। तो जो रिकॉर्डेड एंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं वो इस अप्रोच को फॉलो करेंगे टिल एग्जाम, एंड हाइब्रिड स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने जो वीकली क्लास करनी है वो तो करनी है, बट अप्रोच सबके लिए सेम रहेगी। तो बहुत ध्यान से इस सेशन को समझना, क्या क्या चीजें मैंने इंपॉर्टेंट चीजें मैंने तुम्हें बतानी है। सो देखा जाए तो हमारे पास 4 दिन सितंबर के हैं एंड अप्रोक्सीमेट 14 डेज हमारे पास अगस्त के हैं। तो 18 डेज हमारे पास रह गए हैं। अब इस 18 डेज को हम बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें सो दैट एफआर के सब्जेक्ट में हम अपना 80+ मार्क डेफिनेटली अचीव कर सकें। और ये भी, ये जो कर रहे हैं, ये सारी जो इस क्लास में तुम्हें चीजें बताऊंगा, दिस इज नॉट जस्ट कि 80% प्लस लेके आना है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स ठीक है जिनको नहीं है टारगेट के में 80+ लाना है, 50+ लेके आना है, 90+ नहीं लाने, पास ही होना है, उनको भी ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। बिकॉज अगर उनकी अप्रोच ऐसे है तो उनको इसी अप्रोच को फॉलो करके आगे बढ़ना बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी रिस्की सिचुएशन। वैसे तो मैं हमेशा से सबको बोलता आ रहा हूँ कि अपना टारगेट हमेशा से 90+ का बना के चलो। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आज से लेके एग्जाम डेट तक क्या क्या चीजें हमें करनी है, तो पहले वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज रिवीजन ऑफ। अच्छा, बिफोर आई टेल दिस, इट इज अज्यूम कि आज की डेट में सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम किट बीपीपी उन्होंने सेक्शन ए एक बार कर लिया और सेक्शन सी के हर चैप्टर के एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व कर लिए। इट इज अज्यूम, मैंने हमेशा से सबको कहा था कि 15 अगस्त तक तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड उसी तरीके से मैंने तुम सबकी प्लानिंग करी थी। एक आधा चैप्टर ऊपर नीचे वो चल जाए, वो दिक्कत नहीं। तो हमें आज से लेके एग्जाम डेट तक क्या क्या चीजें कवर करनी है? पहला, रिवीजन ऑफ एंटायर सिलेबस, पूरे सिलेबस की रिवीजन। दूसरा, रिवाइजिंग, चलो दूसरा, सॉल्विंग बीपीपी सेक्शन ए एग्जाम किट अगेन। तीसरा, सॉल्विंग एसीसीए स्टडी हब सेक्शन ए एंड बी अगेन। तुम कहोगे सर ये दोबारा करना है? यस, दोबारा करने हैं, क्योंकि जब तुमने फर्स्ट टाइम करे थे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हारे गलत हुए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हुए होंगे जो तुक्के से सही हुए होंगे। अब तुम्हें वो प्रॉपर 100% की कोशिश करना है, वो मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद तुम्हारे को एसीसीए एफआर प्रीवियस अटेम्प्ट एग्जामिनर रिपोर्ट एंड टेक्निकल आर्टिकल्स करने हैं। पास्ट पेपर्स फ्रॉम सीबीई
प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म सारे, सितंबर 2025 प्री मॉक, प्रैक्टिस पेपर्स फ्रॉम CBE, practice platform at least two, and again quickly revising entire syllabus and some important tips. तो टोटल आज से लेके एग्जाम डेट तक ये सारी चीजें हैं, जो सारी चीजें मैंने लिस्ट बताई है, ये सब तुम्हें करना है। यस, अगर पहले कर चुके हो डजंट मैटर, तुम्हें ये चीज दोबारा से करनी है। तो अब मैं तुम्हारे को डे वाइज बताऊंगा, डे वाइज इन द सेंस के ग्रुपिंग डे वाइज के 5 दिन ये 4 दिन ये प्लानिंग तुम सबको फॉलो करनी है। एंड अब से दो चीजें सारे स्टूडेंट्स अपने माइंड में बिठा लो। पहला, तुम सबको FR में 90+ मार्क्स लेके आने। पहला टारगेट सबको अपने FR में 90+ मार्क्स लेके आने। एंड दूसरा, 5 to 6 hours a day मिनिमम तुम्हें इतना पढ़ना ही पड़ेगा। अगर तुम सोचो कि दिन के अब 2 घंटे 3 घंटे देके मैं अपना एग्जाम क्लियर कर सकता हूं या कर सकती हूँ, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। इधर वीकेंड पे पूरे 10-12 घंटे तुम्हें देने पड़ेंगे। लेकिन अब से कोशिश करो 4 या 5 मिनिमम 6 घंटे तुम्हें एक दिन में देने ही देने हैं, इससे कम में बात नहीं बन पाएगी। तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले 1 सितंबर। तो 1 सितंबर से 4 सितंबर तक मैंने कुछ चीजें तुम्हारे को बतानी है। एंड इस डेट को अगेन आई एम गोइंग टू हैव अ लाइव क्लास, जैसे आज की क्लास है। एंड इट विल ऑल्सो बी फॉर रिकॉर्डेड एंड हाइब्रिड, जहां मैं तुम्हारे को एग्जाम के लिए मोटिवेट करूंगा एंड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे एग्जाम में तुम्हारे 10 to 20% मार्क्स की इनहेंसमेंट होगी। वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं इस डेट को लाइव क्लास में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा मैं वो चीज। ठीक है, तो इसीलिए आज हम वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पे आई विल चूज 8 पॉइंट, जो 8 पॉइंट है वो मैं यहां के लिए छोड़ रहा हूं, वो सब कुछ मैं तुम्हारे को इस डेट को बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। एंड ऑन 1 सितंबर वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव क्लास सभी के लिए, जहां पे मैं तुम सबको इस चीज के बारे में बताने वाला हूं। अब आती है हमारी नेक्स्ट पार्ट। अब अगर मैं डेट्स का डिसाइड करूं, तो हमारे लिए पहला जो हमारा टारगेट है दैट इज टिल 23rd August। फर्स्ट टारगेट इज 23rd August। अब 23rd August, आज है 16, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, दैट मीन 7 days यू हैव। इन 7 दिनों में तुम्हें क्या करना है? तो सबसे पहला काम तुम्हें करना है दैट इज फर्स्ट, रिवीजन ऑफ इंटायर सिलेबस। तुम्हें सारा सिलेबस अपना रिवाइज करना है। कैसे? ये मैं डालता हूं, पहले मैं लिख देता हूं लाइव क्लास। वॉच माई मैराथन वीडियोस एंड रिवाइज फ्रॉम नोट्स। तुम्हें मेरी मैराथन वीडियोस देखनी है एंड नोट्स में से पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज करना है क्विकली। ये जो रिवीजन है दिस इज नॉट टू बी रिवाइज फ्रॉम बुक। अब तुम्हें अब मेरी मैराथन वीडियोस और नोट से पूरा सिलेबस, सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करना है, मेरे नोट्स अच्छे से रीड करना है तुम्हारे। उसके बाद तुम्हें करना है सेकंड पार्ट, दैट इज सॉल्विंग बीपीपी सेक्शन ए एग्जाम किट अगेन। यस, तुम्हें बीपीपी के सेक्शन ए एग्जाम किट क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करने। तो तुम दिन का ये कर सकते हो कि हमें एक दिन में 3 से 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं। उन 3 से 4 चैप्टर के तुम सेक्शन ए एग्जाम किट के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, और उन्हीं 3 से 4 चैप्टर के तुम स्टडी हब से सेक्शन ए और बी भी करोगे।
ये तीनों चीजें तुम्हारे को इस पीरियड में करनी है। इन 7 दिनों में तुम्हारे को ये सारी चीजें करनी है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तीन चीजें, दैट मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तुम्हें अब से लेके 23 अगस्त तक करनी है। इसमें कोई भी क्वेरी तुम्हारी आती है, तुमने ऑलरेडी ये चैप्टर्स करे हुए हैं, एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करी हुई हैं, वीडियोस तुम्हारे पास है, ग्रुप में डिस्कस्ड है। कोशिश करो अपनी सारी क्वेरीज अब खुद सॉल्व करने की। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू फाइंड आउट योर मिस्टेक्स बाय योरसेल्फ, सो दैट एग्जाम में भी अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें पता हो कि उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। ग्रुप में डाउट आएंगे, तुम मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो, बट कोशिश करो सारी चीज एक बार खुद करने की, बिकॉज तुमने सब कुछ करा हुआ है। मैंने कुछ नया तुम्हें करने को नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू समथिंग न्यू विच यू हैव नॉट डन टिल नाउ। सब कुछ तुम्हें जो पहले कर रखा है वो करना है, अभी सी सेक्शन पे फोकस नहीं करना। दिस वीक इज ओनली टू फोकस ऑन सेक्शन ए एंड बी, सो दैट जो हमारा 60 मार्क्स का पेपर है उसमें तुम अप्रोक्सीमेट 50 प्लस तो टारगेट बना ही लोगे। 50 प्लस तो आ ही जाएंगे, इससे कम आने के चांसेस नहीं। तो तुम्हारे को अपनी रिवीजन ऑफ इंटायर सिलेबस करना है इस टाइम में। तुम्हारे को बीपीपी के सेक्शन ए के, नॉट बी, ए के सेक्शन बी के एग्जाम के क्वेश्चंस करने हैं दोबारा से, और एसीसी स्टडी हब के सेक्शन ए एंड बी दोबारा से तुम्हें सॉल्व करना है। सी सेक्शन अभी नहीं करना। तो जैसे तुमने आज के 4 चैप्टर सोच लिए, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड टैंजिबल, इंटैंजिबल, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल, 4 चैप्टर्स की मेरी मैराथन वीडियोस देखो, चैप्टर रिवाइज करो, नोट्स पे से रिवाइज करो, अगर लगता है तो रेगुलर वीडियो भी उसकी देख लो। वो देखने के बाद उसके बीपीपी के एग्जाम के क्वेश्चन करो, 1 घंटा इसमें लगेगा। एसीसी स्टडी आपके क्वेश्चन करो, 2 घंटे इसमें लगेंगे। 2 से ढाई घंटे तुम्हारे को लगेंगे मैराथन वीडियोस करने में। तो 4 से 5 घंटे तुम्हारे को इस पूरे प्रोसेस में लगने ही लगने वाले। ठीक है, 4 से 5 घंटे इस चीज में तुम्हें लगने वाले हैं। तो ये चीज तुम्हारे को करनी है इस पीरियड में, दैट इज टिल 23 अगस्त। तो यहाँ पे होगा क्या, 21, इस डेट को तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे को रिवाइज हो गए, सारे फॉर्मुलेस रिवाइज हो गए। नाउ यू आर काइंड ऑफ रेडी टू फेस द पेपर। बस सेक्शन सी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है। इसके बाद 23 अगस्त के बाद तुम क्या करोगे, यहां पे तुम एक दिन लोगे। आई राइट 23 अगस्त, यू विल टेक 1 डे। 24 अगस्त, इस डेट को तुम्हें करना है किस्त, दैट इज पॉइंट नंबर 4। इस डेट को मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां। इस डेट को तुम प्रीवियस अटेम्प्ट की जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं और टेक्निकल आर्टिकल्स है वो तुम पढ़ोगे। मैं एग्जामिनर रिपोर्ट तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और टेक्निकल आर्टिकल्स का लिंक शेयर कर दूंगा जो तुम्हारे को पढ़नी है। बेसिकली एग्जामिनर रिपोर्ट में क्या होता है, एग्जामिनर रिपोर्ट में एसीसीए पिछले अटेम्प्ट में जो सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस आए होते हैं, वैसे नॉर्मली एसीसी अपने सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस रिवील नहीं करते, लेकिन एग्जामिनर रिपोर्ट में पिछले अटेम्प्ट के सेक्शन ए और बी के वो वाले क्वेश्चंस आए होते हैं जो बच्चों ने 50% से ज्यादा बच्चों ने वो आंसर्स गलत किए होते हैं। तो उससे क्या होता है, तो हमें पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन गलत क्यों है। एसीसी ने बहुत डिटेल में बताया होता है कि क्या बच्चों ने गलती करी, यहाँ पे क्या सोच के बच्चों ने ये आंसर दिया, क्या सोच के वो आंसर दिया। तो ये सबको पढ़ना है। टेक्निकल आर्टिकल से तुम्हारे को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि एसीसी क्या सोच रहा है इस अटेम्प्ट के लिए, क्या क्या उनका माइंडसेट है जो तुम्हारे को इस अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आने वाले हैं उसकी, उसमें थोड़ा सा हेल्प तुम्हें कर सकता है। तो एक दिन लगा के तुम्हें एग्जामिनर रिपोर्ट और टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ने। ये पढ़ने के बाद अब हो गया 24 अगस्त। उसके बाद 27 अगस्त में बोलूंगा। उसके बाद जो 27 अगस्त है, इसमें तुम सबको करना है पॉइंट नंबर 5, दैट इज पास पेपर्स फ्रॉम सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जहां पे सिर्फ सेक्शन सी के क्वेश्चंस होते हैं। तो तुम्हें यहां पे करना है पॉइंट नंबर 5, जहां पे सिर्फ सेक्शन सी के क्वेश्चंस तुम्हारे को मिलेंगे। मैं इनको थोड़ा ज्यादा कर देता हूं, सिर्फ सेक्शन सी के क्वेश्चंस तुम्हारे को मिलेंगे। टेक्निकल आर्टिकल्स का लिंक मैंने बताया, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, वो एसीसी की साइट पे ही होता है, शेयर दैट लिंक, डोंट वरी। सो अब यहां पे 24 के बाद जब तुम 24 क्रॉस कर लोगे, तुम्हारा सिलेबस सारा हो चुका है, तुमने टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ ली, एसीसी की एग्जाम्पशंस पढ़ ली, एसीसी का माइंडसेट तुमने समझ लिया। अब तुम जो तुम्हारे सेक्शन सी के पास्ट ईयर के सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जितने पुराने पेपर्स हैं, 5 6 7 अटेम्प्ट, सारे तुम्हारे को करने हैं। देखो, एक पेपर इज फॉर 40 मार्क्स, 20 20 मार्क्स।
टेक्निकली वो तुम्हारा 40 मार्क्स जो है 1 आवर 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए, बट तुम 1 आवर 30 मिनट्स 2 आवर्स भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो तुम्हारे को यहाँ सर डू वी हैव टू प्रैक्टिस सेक्शन सी क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर? नबील, सेक्शन सी का क्वेश्चन हर चैप्टर से आता ही नहीं है, वो वैसे तुम्हारे 3 मेन चैप्टर्स होते हैं वहां से आता है, एक क्वेश्चन छोटा मोटा कहीं से आ सकता है, वो तो वैसे ही तुम्हारा सेक्शन ए में कवर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा सिंगल एंटिटी कंसोलिडेशन एंड रेशोज यहीं से सेक्शन सी के क्वेश्चन आते हैं, और एक आधा क्वेश्चन कभी कैश फ्लो में से या इंटरप्रिटेशन या किसी और चैप्टर में से छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो वो प्रैक्टिस तुम्हारे को यहां करनी है जो मैं बता रहा हूं। अब यहां पे तुम सारे करोगे पास्ट ईयर के पेपर्स, यहां तुम सारे पास्ट ईयर के पेपर्स करोगे जो पहले एग्जाम में आया हुआ। कैश फ्लो इंटरप्रिटेशन, हाँ वो आ सकता है अनिकेत, छोटा मोटा आ सकता है। कैश फ्लो इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। कैश फ्लो बनाने को आ सकता है तुम्हें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बनाओ। इंटरप्रिटेशन में तुम्हारे को जनरली ये पूछा जाएगा कि एक कंपनी ने दूसरी को एक्वायर किया था तो क्या फर्क पड़ा, दूसरी कंपनी को सेल किया था तो क्या फर्क पड़ा, इस टाइप के क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन में पूछे जाते हैं। तो 24 से लेके 27 ऑफ अगस्त तक, 24, 25, 26, 27, इन 4 दिनों में या 3 दिनों में तुम्हारे को हर रोज के 4 से 5 घंटे लगा के हर रोज 2 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं जो एसीसीए की साइड पे। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एसीसीए ने पिछली बार एग्जाम्स में डाले हुए हैं, जो एग्जाम्स में आए हैं। दीज आर नॉट प्रैक्टिस क्वेश्चन, दीज आर एक्चुअल क्वेश्चन विच हैव केम इन द एग्जाम। तो ये सारे क्वेश्चन जब तुम पढ़ोगे, इनके सॉल्यूशन पढ़ोगे, समझोगे तुमने क्या क्या गलती करी है, क्या कैलकुलेशन उनकी थी, क्या तुम्हारी है, ट्राई टू फिगर आउट द मिस्टेक बाय योरसेल्फ। तुम्हें समझ आ जाएगा, लेकिन तुम्हें एक स्टेप फर्दर बढ़ना पड़ेगा। अगर तुम सोचो मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने क्या गलती किया, मैं सर से पूछ लेता हूँ, आई विल सॉल्व दैट। लेकिन मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एक्चुअली गेटिंग द कॉन्सेप्ट, और उनको ना यही प्रॉब्लम हो रही है, हर गलती को सर से पूछ लेते हैं। तो प्रॉब्लम उनको ये हो रही है कि वो अपनी गलती ढूंढ ही नहीं पा रहे। मेरे पास जितनी क्वेरीज आती हैं 60% ऑफ दी क्वेरीज में हमेशा बोलते हैं तो बहुत आसान है, इसमें था क्या, क्या क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है, क्या तुमने ये चीज देखी है, ये चीज पे ध्यान दिया था, ये तो कॉमन सेंस है। दीज आर काइंड ऑफ रिप्लाईज आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आर लाइक क्वेश्चन समझ नहीं आया, आंसर नहीं समझ आया, सर से पूछ लो। एंड दिस इज नॉट द अप्रोच दैट यू शुड फॉलो नाउ, ठीक है अब तक हो गया। बट इस टाइम जब तुम सेक्शन सी के क्वेश्चन करोगे, ट्राई टू फिगर आउट कि तुमने क्या गलती करी है। अगर तुम्हारा आंसर नहीं मैच कर रहा, तुम इस चैप्टर के नोट्स पढ़ो कि नोट्स में क्या था। ट्रीटमेंट नहीं समझ आ रहा, बेसीसी का सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ो, इन्होंने क्या ट्रीटमेंट करे, क्यों ट्रीटमेंट करे, ऐसा क्यों करे, ऐसा क्यों करे। अगर तुम्हें वहां लग रहा है कि नहीं मेरा ट्रीटमेंट ऐसा था, इन्होंने ट्रीटमेंट ऐसा करा है, मुझे समझ नहीं आया, यू डेफिनेटली शुड आस्क मी एंड आई विल रिप्लाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन मैंने करा है, ये उनका क्वेश्चन है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने कितनी गलतियां, आप चेक करो। वो क्वेश्चन मैं समझा भी दूंगा तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज यू हैव नॉट पुट दी एफर्ट। जब एक बच्चा अपना क्वेश्चन पूरा दिल से करता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व, और उसको एक गलती पता चलती है कि मेरी गलती है, तो वो ढूंढता है मैंने क्या गलती करी है, ये नहीं होनी चाहिए थी गलती, इन 2-3 गलतियों की वजह से मेरा आंसर गलत हो रहा है, मैं चेक करता हूँ क्या गलती है मेरी, अच्छा मैंने ये गलती कर रखी। दिस शुड यू फॉलो। डाउट है मेरे से पूछो, नो डाउट मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन कोशिश करो यहाँ पे इस सेक्शन में बहुत ज्यादा दिमाग लगा के अपने सेक्शन सी में गलतियां ढूंढने की। प्लस जब तुम इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन खुद एक सॉल्व करोगे, एंड उसके बाद यू विल रीड दी एसीसीएस आंसर कि एसीसीए ने कैसे सॉल्व करा है, तो वो आंसर में तुम्हारे को प्रोफेशनल लैंग्वेज लर्न भी हो जाएगी, तुम्हें समझ भी आ जाएगा कि एसीसीए किस तरीके से एक आंसर को एक्सप्लेन करते हैं, एंड क्या तुमसे एक्सपेक्टेशन की जाती है, जो तुमने पॉइंट नंबर 4 में भी पढ़ी हो। तो इसीलिए इस टाइम पे तुम्हें मैक्सिमम सेक्शन सी के क्वेश्चन सी भी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से सॉल्व करने। सो होगा क्या, 27th को यू विल बी रेडी फॉर द पेपर। तुम एग्जाम रेडी हो गए कि हाँ अब हम एग्जाम के लिए रेडी हैं, सेक्शन ए भी हमारा इस जगह पे हो चुका है, सेक्शन सी हमारा यहां पक्का हो गया, अब हम एग्जाम देने को रेडी है। इस डेट को मैं तुम्हारे को दूंगा पॉइंट नंबर 6। सो पॉइंट नंबर 6 इज तुम्हारा सितंबर का प्री मॉक। इट्स लाइक सीबीएसई जैसे सैम्पल पेपर्स निकालती है, वैसी एसीसी हर अटेम्प्ट से पहले उसका एक प्री मॉक निकालता है। तो सितंबर प्री मॉक इज देयर इन दी पोर्टल। मैं इस पूरे की एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने दिसंबर के प्री मॉक की वीडियो बनाई थी ना जो मैंने सबके साथ शेयर की थी, वैसी मैं इसकी एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, एंड मैं तुम सबके साथ वो वीडियो शेयर करूंगा, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एसीसी ने एक्सपेक्ट करें कि इस बार एग्जाम में डालें। 10-15% तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहां से तुम्हारे फाइनल एग्जाम में है, नॉट मोर देन दैट, बट एक आइडिया हो जाता है कि एसीसीए का माइंडसेट क्या चल रहा है, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जाम में डालेंगे। तो ये चीज की वीडियो में बना के तुम्हारे को 6 को ये 27 को शेयर कर दूंगा, एंड यू विल वॉच दैट वीडियो कि एक पूरा कंप्लीट मॉक लिमिटेड टाइम में 3 आवर्स में कैसे सॉल्व करना है
सेक्शन ए बी सी, जैसे मैंने दिसंबर प्री मॉक कराया था वो चीज। सर डज एसीसी रिपीट एनी क्वेश्चन एग्जैक्टली फ्रॉम प्री मॉक? मैं बता रहा हूँ 5-10% हो सकता है, फिगर्स चेंज हो, कुछ चेंज हो, 5-10% हो सकता है। कई अटेम्प्ट में बच्चों ने मेरे को बोला है सर 10-15-20%, 30% भी बोला है। कई बार बच्चों ने बोला है कि जो 40 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे वो सेम थे, मतलब इन द सेंस के चैप्टर सेम थे, काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट भी सेम था, फिगर्स और थोड़ा बहुत केस घुमा दिया। तो यू नेवर नो कहां से क्या आ जाए, बट ये करना जरूरी है टू गेन नॉलेज के क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब तुम यहां पहुंच जाओगे इस डेट को और तुम ये वीडियो देख लोगे, देन इसके बाद जो हमारा 28 से लेके जो हमारा 31 सितंबर तक का दिन है, यहां यू विल गो फॉर 7th पार्ट, दैट इज सॉल्विंग प्री मॉक। प्री मॉक कह रहा हूं, सॉल्विंग पास पेपर्स। तो यहां तुम पास पेपर सॉल्व करोगे। जो रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपने सारे क्वेश्चंस, अपना सारा पेपर सेल्फ इवेल्युएट करना है। जो हाइब्रिड वाले हैं उनको 2 पेपर्स जो है उनके मैं इवेल्युएट करूंगा, वो मुझे डीएम करेंगे कि सर ये मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड है, जो वो नेक्स्ट वीक वैसे बताना है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड है, मैंने पेपर सॉल्व कर दिया, प्लीज चेक करो। और पक्के से ऐसा नहीं है कि सर मैंने पेपर कर दिया, मैंने चेक करा 30 में से बच्चे ने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 10 करे ही नहीं, सेक्शन सी में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, एक नहीं करा, आई विल नॉट चेक दैट पेपर। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वो पेपर छोड़ दूंगा अगर बच्चे ने ऐसा कोई पेपर करा। अगर किसी स्टूडेंट ने ऐसा करा कि जो पेपर्स हैं पास पेपर्स, उसमें से बच्चे ने 30 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और सेक्शन सी के 2 में से एक क्वेश्चन करा, एक छोड़ दिया या एक टाइम पास के लिए लिख दिया, आई विल नॉट चेक दैट पेपर। मैं सीधा उसको 30 मार्क्स देके फेल कर दूंगा, क्योंकि वो बच्चा खुद सीरियस नहीं था एग्जाम देने के लिए, क्वेश्चन छोड़ दिए, कर दिया, तो व्हाई शुड आई बी सीरियस? तुम्हें एग्जाम सीरियस एग्जाम पे ये टेस्ट देने हैं, तो तुम्हें एसीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से करना है, नहीं एसी से बीबीपी मॉक पेपर करने की जरूरत नहीं है। वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो इफ यू वांट सेक्शन ए और बी की, बट सी तुम्हें वहां से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सी करने का ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे को अलग से वर्ड खोलना पड़ेगा, सब कुछ, उसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ये चीज सबने करनी है। तो यहाँ पे तुम्हारे को जो मॉक्स है वो प्रैक्टिस करने। सर कैन यू प्लीज रिपीट व्हेन टू कंप्लीट द पॉइंट, व्हेन टू कंप्लीट द पॉइंट नंबर 6? ये तुम्हें कंप्लीट नहीं करना, ये मैं कंप्लीट करूंगा। इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बना के तुम्हारे साथ शेयर करूंगा ऑन 27, जब तुम पूरा सेक्शन ए बी सी कर चुके होंगे, तो तुम एक वीडियो देख के समझोगे कि कैसे एक पूरा मॉक जो है 3 आवर्स में सॉल्व करना। वो वीडियो तुम्हें मिलेगी, वो वीडियो तुम देखना, उसके बाद यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर मॉक्स। तो इस तरह से ये जो सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हारे को लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स तुम्हें इस टाइम फ्रेम में कवर करने हैं, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ये अप्रोच सारे फॉलो करेंगे तो जो जो चीजें तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वही चीज तुम्हारे एग्जाम में होगी। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 90 प्लस मार्क्स तो 90 प्लस आएंगे, 80 प्लस एक्सपेक्ट करो तो 80 प्लस आएंगे। बट अगर तुम अपना एग्जाम थोड़ा सा लाइटली ले लो, कई बच्चे हो सकता है सोच के कि सर कोई बात नहीं, अगर इतना भी नहीं करा, थोड़ा बहुत भी कर दिया तो पास तो हो ही जाएंगे यार, पास होना इतना तो कॉन्फिडेंस है, पास हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ नहीं होंगे, ब्लंटली बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, नहीं होंगे। अगर तुम ये कोई बच्चा सोच रहा है कि पास तो हो ही जाएंगे, इतना तो हमने पढ़ा है कि पास तो हो ही जाएंगे, नहीं होगे पास। यू विल बी स्टॉप एट 45-47 मार्क्स, क्योंकि एसीसी यही फिल्टर आउट करता है हर अटेम्प्ट में कि कौन से स्टूडेंट सीरियस है। जो स्टूडेंट अटेम्प्ट ही 80 का करते हैं, चाहे उनके 60 मार्क्स आ रहे हो, एसीसी उनको फेल कर देगा कि भैया नहीं, हमें चाहिए कोई बच्चा जो 90 प्लस का टारगेट बनाए, जो सीरियस हो, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे बच्चों को नहीं बढ़ाएंगे जिन्होंने 20 में से 15 चैप्टर पढ़ लिए कि पास तो हो ही जाएंगे। ये चीज प्लीज सारे याद रखना। सो दीज आर योर टारगेट्स टिल योर एग्जाम। बाकी हमारी एक लाइव क्लास, जैसे कि मैंने बताया, वी विल बी हैविंग अ लाइव क्लास ऑन 1 सितंबर, जहां पे मैं तुम्हारे को एग्जाम के लिए मोटिवेट करूंगा और वहां के सारी चीजें बताऊंगा। ओके, अब थोड़ी सी क्वेरी एक बार चैट्स में आई है, वो मैं देख लेता हूँ। Sir, I have completed the syllabus, but I have not done exam kit of like 50% chapters and also did not do questions from Study Hub. I have started revising and doing consolidation right now. I am now very confused how to proceed as my first exam after claiming exemption. See, Sanya, you are not the only one who is doing FR after claiming exemption. There are a lot of students in this live class जो exemptions के बाद ही FR कर रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉलो दिस अप्रोच। नहीं करा सेक्शन सी, यहाँ पे तुम्हारे को मैंने दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इसके लिए टाइम है। स्टडी अब नहीं करा, इसके लिए भी टाइम है, बट फॉलो दिस अप्रोच नाउ। यू हैव कंप्लीटेड दिस सिलेबस ना, कोई बात नहीं, फॉलो दिस अप्रोच।
सर व्हाट अबाउट बीबीबी मॉक पे बच्चा बता दिया सर, कैन यू प्लीज, ये भी हो गया सर। आर यू नॉट इवेल्युएटिंग प्रैक्टिस पेपर्स फ्रॉम सीवी प्लेटफॉर्म फॉर स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स? चलो मैं एक तुम्हारा जो पेपर्स है वो चेक कर लूंगा। जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं उनका स्टैंडर्ड और रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड का कुछ नहीं है, मैं स्टैंडर्ड वालों का एक पेपर चेक करूंगा। हाँ मैंने बताया था, आई रिमेम्बर। एक पेपर मैं स्टैंडर्ड वालों को चेक करूंगा, रिकॉर्डिंग वालों का नहीं करूंगा। हाइब्रिड वालों के दो पेपर चेक करूंगा। साची सेम थिंग जो मैंने सान्या को बताई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने नहीं करे सेक्शन ए बी के क्वेश्चंस अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉलो दिस अप्रोच। यहाँ पे देखो सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है, ये सारी चीजें अब नहीं तब करी तो अब हो जाएंगी। इट जस्ट दैट यू विल हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम। जहां 6 है वहां शायद तुम्हारे को 8 आवर्स देने पड़े, बट ये करना ही करना है, अब देर इज नो अदर ऑप्शन। सर सेल्फ एवल्यूशन आंसर की कहां से मिलेगी आदित्य? इसके लिए मैंने लास्ट टू लास्ट वीक की जो लाइव क्लास थी उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग हाइब्रिड दोनों के साथ शेयर की थी। मैंने उसमें बताया था कि जैसे हम एक नॉर्मल पेपर चेक करते हैं, सीबी मॉक चेक करते हैं उसके आंसर्स, वैसे ही तुम्हारा ये भी ऐसे ही होगा। तुम वहां पे अटेम्प्ट करोगे, देन सेल्फ इवैल्यूएशन में जाओगे, तुम्हें वहां से पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत। सर हाउ मच टाइम शुड बी अलोकेट टू सेक्शन ए और ए बी सी? ये तुम मेरी जब वीडियो देखोगे वहां से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एक बार ये वीडियो देखना। अभी तो तुम पहले यहां तक पहुंचो तो सही कि ए बी सी पक्के हो गए, फिर हम टाइम का मैनेज करेंगे। Sir, if someone is not at all confident with section C, will this strategy work in this case well, as the person should try to solve section C daily? वंशिका सेक्शन सी के लिए सेक्शन ए और बी आने जरूरी। कंसोलिडेशन के अगर तुम्हें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी एडजस्टमेंट नहीं पता तो बड़ा क्वेश्चन नहीं कर सकती। सिंगल एंटिटी के लिए अगर तुम्हारे को चैप्टर नंबर 12 to 16 नहीं आते, फाइनेंशियल लीज, इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोविजंस, टैंजेबल इंटैंजेबल, ये नहीं पता तो तुम बड़ा क्वेश्चन नहीं कर सकती। तो सेक्शन सी आने के लिए सेक्शन ए और बी आना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस टाइम पे यू विल फोकस ऑन सेक्शन ए और बी ओनली। सेक्शन सी के लिए ये 4 दिन है जहां पे तुम्हें हर रोज 1 से 2 पेपर सॉल्व करने हैं। सारा सेक्शन सी तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाएगा, सारा सेक्शन सी तुम्हारे यहाँ कवर हो जाएगा, बट उसके लिए तुम देखना सेक्शन ए और बी करना जरूरी है। अगर ए बी नहीं करके तुम सीधा सेक्शन सी पे भी जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। सर आई हैव येट टू कंप्लीट माई सिलेबस, दैट इज कंसोलिडेशन, बिकॉज आई गेव माई F3 on 17th July. Started my preparation on 20th July. Also, I haven't done exam kit due to time restrictions, or should I fit for this plan? Nabil, if you want to give exam in September, then you have to follow this step. अब तुम खुद सोचो, ये सारी चीजें तो करनी है ना, इनको तो हम छोड़ नहीं सकते। देर इज नो ऑप्शन दैट वी कैन लीव दिस थिंग। तुम्हें अपना यहाँ पे अगर चैप्टर पेंडिंग है उसको अब इसमें फिट इन करना है। यू ट्राई टू फिट इन सम वे, कि जहां तुम्हारे पास ये 7 दिन है, मेक इट 5 days। 2 दिन अपना जो पेंडेंसी चैप्टर्स वगैरह उनको कंप्लीट करो, बट यू हैव टू फिट इन। ये तो करना ही पड़ेगा ना, ये बिना इसको करे तो एग्जाम देने जाना इज लाइक यू आर वॉकिंग ऑन अ स्वॉर्ड। यू आर वॉकिंग ऑन अ स्वॉर्ड, हल्का सा बैलेंस हुआ तो गए, और एंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल है स्वॉर्ड के, पैर कटेंगे सब कुछ होगा। तो ये फिट इन करो, इस 7 दिन को 5 दिन कर लो, यहाँ पे 2 दिन लगा के अपना पुराने चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। Sir, please share this chart with us in the groups. Yes, of course, I'll share it. Sir, during point number 8, no question solving, right? During point number 8, नहीं, यहाँ कोई क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। वो मैं अभी नहीं बता रहा, इसके लिए वो मैं यहाँ बताऊंगा। सर, विल यू अपलोड दिस रिकॉर्डिंग? यस प्रांजल, दिस रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड। मोहम्मद शामिल, कोई बात नहीं, मैं ये भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आई विल शेयर दिस इन, मैंने ग्रुप में ये भी शेयर करना है। और मैंने इसके साथ साथ तुम्हारे को जो एग्जामिनर रिपोर्ट है पिछले अटेम्प्ट की, वो भी मैं अभी साथ ही शेयर कर दूंगा। यू कैन पिन इट डाउन और यू कैन डाउनलोड इट, उसको सेव करके रख सकते हो। Any general doubt anyone have, guys? पास पेपर एंड प्रैक्टिस सेम है क्या? हाँ हाँ, जो सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे तुम्हारे पेपर्स हैं, पास पेपर्स में तुम्हारे को सेक्शन सी है ना, बस तो वही करने। सर डू वी गेट पेपर? साची को समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या तुम्हारा? सर डू वी गेट पेपर? अच्छा, यू आर आस्किंग कि क्या सेंटर पे तुम्हारे को पेपर और पेन अलाउ होगा? देखो गाइस, एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। देर आर सम सेंटर्स जो पेन एंड पेपर अलाउ करते,
बट देयर आर सम सेंटर्स जो पेन और पेपर अलाउ नहीं करते। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया था कि तुम मेरा दिसंबर 2024, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका प्री मॉक, बहुत अच्छा पेपर था ये, इसका प्री मॉक मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। उसकी वीडियो अगर तुम देखोगे, वो मैंने विदाउट यूजिंग पेन और पेपर सॉल्व करी है, जस्ट विद कैलकुलेटर। सब कुछ मैंने स्क्रीन पे लिखा है यहाँ पे, एंड आई डू द सेम फॉर दिस प्री मॉक एज वेल। जो सितंबर प्री मॉक है, इसको भी सॉल्व करते हुए आई विल अज्यूम कि कोई पेन पेपर नहीं है। हुआ तो दैट इज एडेड एडवांटेज, बट आई विल अज्यूम यू विल नॉट गेट ए पेन पेपर। सब कुछ हम इसके जो स्क्रैच पेपर होता है, स्क्रैच पैड, सब कुछ उसी में करने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैं सॉल्व करवाऊंगा। सर, व्हाट ऑल चैप्टर्स आर कवर्ड इन सिंगल एंटिटी? नबील, चैप्टर सिंगल एंटिटी में कहीं से कुछ भी आ सकता है, देखो। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क नाउ। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज सिंगल एंटिटी में कहीं से कुछ भी आ सकता है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जहां पे 12 एडजस्टमेंट्स है सिंगल एंटिटी, जहां पे सारे चैप्टर्स में से एडजस्टमेंट कवर्ड है। तो मैं तो कहूंगा सिंगल एंटिटी में हर चैप्टर से आ सकता है, बस एज सिंपल एज दैट। Sir, in Study Hub, they have given us some reading material which each chapter you don't have to read it. Study Hub basically is like a ACCA का study material, जैसे BPP है। तुम्हें वो नहीं पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बस। सर, बट एज पर ACCA इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स कैन कैरी कैलकुलेटर एंड पेपर ड्यूरिंग एग्जाम। सुमन, मैं ही बता रहा हूँ, ACCA की इंस्ट्रक्शन है, बट देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड, सर्टेन सेंटर्स विच डज नॉट अलाउ। तुम वहां जाके उनसे फाइट करोगे कि मेरे को तो आपने अलाउ नहीं किया, क्यों नहीं अलाउ किया, ये क्या है, ये क्या है। डजेंट मैटर, तुम्हारा ही अटेम्प्ट खराब होगा। तो मैं तुम्हारे को जो बता रहा हूं, दैट इज बेसिस ऑन माई एक्सपीरियंस। ठीक है ना? ACC अलाउ करता है, तुम वहां पे बोलोगे ACC अलाउ करता है, वो कहते हैं, नहीं हमारे सेंटर में नहीं होता, कहीं और एग्जाम दे देना। व्हाट विल यू डू? तुम कंप्लेंट करोगे उस सेंटर की, कोई नहीं सुनने वाला। कितने सेंटर्स की कंप्लेंट तो मैं खुद डलवाता हूँ ACC में। अभी लास्ट टाइम पे देवर, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन सा सेंटर, आई थिंक दिल्ली में कोई सेंटर था, दिल्ली में था, पता नहीं जयपुर में था, तो देवा तो नहीं, जयपुर में तो कोई सेंटर ही नहीं है, मुंबई में था शायद, हाँ। नासिक से एक बंदा, नासिक नहीं, कौन सी जगह थी, आई थिंक नासिक था, वहां से बच्चा मुंबई एग्जाम देने गया था। जिस सेंटर में उसने एग्जाम दिया था, उसके कीबोर्ड चल ही नहीं रहा था, कहते आधे की जोर जोर से दबाने पे चल रहे थे। तो वो जब टाइप करता था, वो कहता मेरे आधे वर्ड खत्म हो जाते थे। वो बार बार जोर जोर से करता था, उसने सेंटर में 10 बार कंप्लेंट डाली, मेरा कीबोर्ड चेंज कर दो, उन्होंने नहीं करा। उसने ACC में कंप्लेंट डाली, नथिंग। मैंने कितने लिंक्डइन पोस्ट पे टैग किया हुआ है ACC को कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस हो रही है, देखना कभी। मैं तो देखो, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तुम अज्यूम करोगे पेपर पेन अलाउ नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। अगर अलाउ हो गया तो बढ़िया है, अच्छी बात है ना। आदित्य सर, आई वाज रिवाइजिंग एंड एसोसिएट्स की वीडियो नहीं मिल रही है फोल्डर्स में। एसोसिएट की वीडियो है, वो उसमें 00 लिखा होगा, दैट इज द वीडियो। एसोसिएट की उसमें नहीं है, मैराथन में नहीं है, क्योंकि एसोसिएट वैसे ही छोटा सा आधे घंटे की तो वीडियो है, तो एसोसिएट की रेगुलर वीडियो तुम्हें देखनी पड़ेगी। एसोसिएट की वीडियो नहीं है, तुम्हारी सिंगल एंटिटी की वीडियो नहीं है, उसके नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं है, और एक दो चैप्टर और है, क्योंकि वो ऐसे चैप्टर है जो मैराथन बन ही नहीं सकते, तो वो तुम रेगुलर रिवीजन करना हो। सर, डू वी हैव टू गो थ्रू एसेंशियल रीडिंग पोर्शन फ्रॉम BPP? नहीं, उसको सान्या करने की जरूरत नहीं है अभी, इतना कुछ है करने को। टाइम बचा तो एसेंशियल रीडिंग के क्वेश्चंस कर सकती हो, अगर टाइम बचा, बट अभी इतना सारी चीजें कर लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सर, apart from formulas and formats of consolidation, what are the things that we have to learn by heart from chapter 7 to 9? तुमने फॉर्मुलेस कर लिए, फॉर्मेट कर लिया, दैट्स इट। और तो कुछ बचा ही नहीं, फॉर्मुले फॉर्मेट ही तो है, और थर्ड इज प्रैक्टिस, बस, और कुछ नहीं है उसमें। आई नो अनिकेत, दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग। मुझे भी बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, जब मेरे को ऐसी न्यूज मिलती है, बच्चे एग्जाम देके बोलते हैं। मेरे को तो देयर वाज अ सिचुएशन, जब एक बच्चे ने मेरे को ये कहा था कि सर मैं वहां गया था सेंटर पे अपने आधार की फोटोकॉपी लेके। उन्होंने बोला कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओ। उसने बोला भाई मैंने आधार का ओरिजिनल नहीं है मेरे पास, मैंने आधार की साइट से डाउनलोड करके ये प्रिंट आउट निकाला हुआ है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट था। वो कहते नहीं, हमें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, तभी हम एग्जाम में अलाउ करेंगे। वो बच्चा बेचारा पता नहीं 20 मिनट यहाँ वहां भाग के कहीं से कलर्ड फोटोकॉपी निकाल के, कल 300-400 रुपए देके कलर्ड फोटोकॉपी निकाल के जाके एग्जाम देने गया था, और उसका एग्जाम आई थिंक आधा घंटा डिले हो गया। दैट स्टूडेंट मैनेज टू पास द पेपर, मैनेज टू पास द पेपर, बट ये हुआ था। तो मैं तुम्हें कीबोर्ड वाला बता रहा हूँ, ये हुआ था।
एक जगह पे एक बच्चे का एग्जाम दे रहे थे, वहां पे लाइट चली गई थी, आधे घंटे तक लाइट नहीं थी। आधे घंटे के बाद लाइट आई, फिर एग्जाम रिज्यूम हुआ, उसको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दिए बस, बच्चे का देखो तो सही, वो पूरा पेपर दे एकदम से लाइट चली गई। दिस इज लाइक दीज आर टेक्निकल इश्यूज दैट विल अराइज, वी हैव टू मेच्योरली डील विद इट। हम ये नहीं बोल सकते अब तो कंप्लेंट डालेंगे, ये करेंगे, ये तो गलत है, वो गलत है। हम गलत करते रह जाएंगे कि ये चीज गलत है, बट वो चीज ऐसे कर करके निकल जाएगी, हम सिर्फ कंप्लेन करते रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें भी उस चीज को एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। यस, यू विल कंप्लेन टू एसीसीए कि ये सिचुएशन मेरे साथ हुई थी, उन बच्चों ने करी है कंप्लेन, मैंने मेल ड्राफ्ट करके दिया उनको, एसीसी में डालो, पूरी डिटेल डालो। बट आई स्पेसिफिकली आस्क्ड देम, डोंट एक्सपेक्ट, ना तो एसीसीए तुम्हें अपने एग्जाम में उसका कोई बेनिफिट देगा कि आधा घंटा तुम्हारा डिले हुआ है कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। ना तुम्हारे को फीस रिफंड होगी। फीस रिफंड बहुत रेयर केस है कि एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हुआ, कुछ हुआ, ये चीज। तो देर आर इश्यूज दैट स्टूडेंट फेस। मैं तभी नहीं चाहता, मैं तुम्हारे को तभी प्रिवेंशन पे जा रहा हूं कि प्रॉब्लम ना आए। तुम इसको अजम्पशन पे मत चलो कि मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर मान लो एक सेंटर ने मना कर दिया और तुम वहां पे एग्जाम देने बैठ गए और ये नहीं मिला, तुम्हारा आधा कॉन्फिडेंस तो वैसे ही उड़ जाएगा, करेंगे कैसे, लिखेंगे कहाँ, ये सब वो सब। इसी के लिए मैंने प्री मॉक वीडियो बनाई थी, उस टाइम पे भी बच्चों को मैंने ये समझाया था कि डोंट अज्यूम कि तुम्हें वो मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड स्टूडेंट्स ने ऐसी प्रैक्टिस की थी अपने पेपर्स की। वो कहते एग्जाम में हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, जहां जरूरत थी वहां लिख लिया था, पेपर मिल गया था, जिनको नहीं मिला कहते हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ये चीज के लिए मैं बता रहा था बात। चलो एनीवेज, सर मी टू, आई हैव हर्ड फ्रॉम सीनियर्स दैट कीबोर्ड्स इन सेंटर्स आर वेरी क्लंकी। होता है ऐसा, ये है, दिस इज ट्रू, दिस इज समथिंग वी हैव टू फेस। what you can do as a student, as a concerned student about your paper and which you want to clear in any cost, जब तुम वहां सेंटर पे जाओ, एग्जाम तुम्हारा एग्जाम से आधे घंटे पहले चले जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो, सर एक बार कीबोर्ड में चेक कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, टाइपिंग करनी है, मुझे प्रॉब्लम ना हो, वो करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कीबोर्ड सही नहीं चल रहा, उनको पहले ही बोल दो कि सर ये कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को दिक्कत आएगी, रिक्वेस्ट प्यार से। अगर तुम ये बोलोगे नहीं आपको करना पड़ेगा, चेंज करो, दे विल नेवर डू दैट। अगर तुम ऐसे उनसे बात करोगे, प्यार से बात करो। जैसे ये चीज हम, मैं पुलिस वालों के लिए भी बोलता हूँ कि अगर कोई पुलिस वाले ने तुम्हारे को रोका है, आजकल तो सब में एटीट्यूड ईगो बहुत ज्यादा है, पुलिस वाले रोके, हाँ भाई उसने मेरे को रोक दिया, ऐसे कैसे रोक रहे हो, मुझे लॉ पता है, एज पर दिस सेक्शन, ये सब वो सब। वो पता है पुलिस वाला क्या कहेगा, ये पुलिस वालों का रिलेशन में बता रहा हूँ, एग्जाम्पल लिंक करके। एक पुलिस वाले ने तुम्हें रोका कि तुमने ये गलती करी है, तुम बोलोगे भाई मुझे लॉ पता है, आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे, हर जगह पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टा यूनिवर्सिटी में ही चल रहा है ना, कि एज पर दिस सेक्शन हम ये नहीं कर सकते, एज पर दिस सेक्शन वो नहीं कर सकते, ये सब वो सब। वो पता है क्या बोलेगा, भाई तू जो करना है कर, तेरा तो चालान मैं काट रहा हूँ, ये तेरा चालान मैंने काट दिया, अब तू वहां जा, तू मेरे ऊपर केस कर, जो करना है कर। होना कुछ नहीं है, वो केस करे, केस नहीं करेगा, सब कुछ करेगा, होना कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो उस टाइम पे अपनी ईगो छोड़ के प्यार से बात कर लेता कि सर प्लीज छोड़ दो, कोई बात नहीं सर, आगे से नहीं होगा, देखो बच्चा, समझ से गलती, माफ कर दो, पूरी तरह चल ठीक है, आगे से ना कर। एक्चुअली भी सेंटर्स में भी यही चीज ये चीज है, तुम प्यार से उनको बोलोगे वो काम करेंगे, लेकिन अगर खुंदक में बोलोगे तो नहीं करने वाले। अच्छा एनीवेज, सर डू वी नीड टू प्रैक्टिस एसीसी स्टडी हब कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन? नहीं, नहीं, इसमें स्टडी हब से तुम कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन मत करो, सिर्फ ए और बी कर लो। सर इन एसोसिएट्स इफ पेरेंट इज सेलर, cost of sale debit instead of group retained earning are same. Sir, if parent is seller, cost of sales debit instead of group retained earning. अगर पेरेंट सेलर है, नहीं तो ग्रुप रिटेन अर्निंग होगा ना। सर एक्चुअली बुक के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इफ पेरेंट इज सेलर, देखो अल्टीमेटली सब कुछ जाना रिटेन अर्निंग में ही है। कोई अगर कॉस्ट, अल्टीमेटली आर ही कम होगा। या हाँ तो आर ई कर दो, सिंपल सी बात। यू डोंट राइट ग्रुप कॉस्ट ऑफ सेल्स, यू राइट आर ई। अगर तुम्हारे को, आई डोंट नो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इन्होंने क्यों डाला है, क्योंकि पीयू, अगर हमने पेरेंट ने बुक सेल करी है तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो सब्सिडरी एसोसिएट का है। बुक के अंदर जनरल एंट्री भी सेम ही है, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल से ही है। तो देखो, फिर मैं कहूंगा एग्जाम पर्पस के लिए इसको ऐसे ही लर्न कर लो। ओके देयर आर ओके। समथिंग दैट वी हैव टू लर्न फॉर एग्जाम, बट कॉन्सेप्चुअली अगर पेरेंट ने एसोसिएट को गुड सेल करे हैं तो इट इज अ स्टॉक ऑफ एसोसिएट, जिसने अपनी बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया हुआ है, तो पेरेंट ओके में तो वो इन्वेंट्री है ही नहीं, ओके। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं आना चाहिए। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स और रिटेन्ड अर्निंग ये होना चाहिए। ओके।
सर ये तो एसएससी की तरह हो रहा है। अच्छा चलो इतना भी मत सोचो यार। ठीक है सर, इन द क्विज सेक्शन ऑफ स्टडी आर हेल्पफुल। सी क्विजेज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर सेम। क्विजेज में बस हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन है, हर टॉपिक के। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में 18 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है वो पहली चॉइस होनी चाहिए। अगर टाइम बचा तो क्विज भी कर सकते हो। सर यू सेड फॉर स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स विच प्री मॉक यू विल चेक। सी प्री मॉक में चेक नहीं करूंगा, प्री मॉक की तो मैं वीडियो बना के दूंगा। प्री मॉक सितंबर की मैं वीडियो बनाऊंगा। दिसंबर प्री मॉक की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है 2024 की, ये मैं वीडियो बनाऊंगा। जो एसीसीए के सीवी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे तुम्हारे पास प्रैक्टिस मॉक्स हैं, पूरा पूरा फुल फ्लेज पेपर्स, वो मैं एक मॉक चेक करूंगा। तुम एक मॉक प्रैक्टिस खुद करोगे, एक मॉक तुम करके मुझे डीएम करोगे कि सर आई हैव कंप्लीटेड माय मॉक, आई एम सेंड यू माय लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, प्लीज चेक इट। मैं लॉगिन करके तुम्हारा चेक करके वहीं पे इवैल्यूएट कर दूंगा और तुम्हें बता दूंगा। सर आर यू अवेयर ऑफ रिमोट एग्जाम टेक्निकल इश्यूज दिशा? देखो रिमोट एग्जाम में जो नॉर्मल इश्यूज आते हैं, जो मैंने सारे बच्चों को बोला वही आता है कि देखो एक तो पहला, तुम्हारे को दिशा अपना जो जहां तुम एग्जाम अपना दे रही होगी घर पे, कोशिश करना 3 घंटे तक अपने आसपास के सारे लोगों को बोल देना कि प्लीज मेरे कमरे में कोई ना है, कोई ना एंटर करे, कोई आवाज भी ना करे दूर दूर तक। पहली चीज कि डोर नॉक करना, कुछ भी, कि मेड आ गई, कुछ भी नहीं, सब क्लोज। दूसरा, डोंट ट्राई के आसपास कहीं पे बुक्स वगैरह रखी। उस रूम शुड बी एम्प्टी, जितना खाली हो सकता है। ठीक है ये चीज। अ, बाकी कोशिश ये करना कि तुम्हारा इंटरनेट जो भी मतलब इंटरनेट का जो भी प्लान है पूरा प्रॉपर हो, इंटरनेट की दिक्कत ना आए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे एरिया में लाइट बहुत ज्यादा जाती है और तुम्हारे घर में आज फाइबर ऑप्टिक फाइबर लगा हुआ है, लाइट बहुत ज्यादा जाती है, तो आजकल एक यूएसबी टाइप, एक यूएसबी कह रहा हूँ, एक क्या वो पावर बैकअप आता है। पावर बैकअप जैसे हमारे फोन्स के लिए होता है ना, पोर्टेबल चार्जर, जैसे हम सबके पास फोन्स के लिए, मेरा भी यही रखा था, फोन के लिए जैसे पोर्टेबल चार्जर होते हैं, वैसे पोर्टेबल चार्जर होते हैं हमारे वाईफाई के लिए। तो उसमें क्या होता है, वो जो पोर्टेबल चार्जर है, जैसे वाईफाई का ये तुम्हारा वाईफाई, वाईफाई में यहाँ पे तुम्हारा चार्जिंग लगता है, वहां पे वो पोर्टेबल चार्जर लग जाएगा, उसके पीछे मेन पावर। तो अगर लाइट जाती है तो वो पोर्टेबल चार्जर में 5-6 घंटे का बैकअप होता है। तो इनकेस अगर लाइट जाए तो नेट ना बंद हो, वो वहां से बैकअप में चलता रहेगा। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अगर लाइट है तो वो चल जाएगा, उसमें ऐसा नहीं है कि पीछे से भी बंद हो जाता है। तो वो तुम ले सकती हो अगर तुम्हारे वहां लाइटिंग की प्रॉब्लम है। ये सारी टेक्निकल इश्यूज आते हैं। बाकी बस तुम अपने जो कैमरा वगैरह है वो प्रॉपर रखना, प्रॉक्टर से बात करती रहना, प्रॉक्टर जो भी बोले उसकी पूरी बात मानना। बस यही चीजें हैं सारी। सर विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ रीडिंग बीपीपी ई बुक एंड योर नोट्स फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी? देखो बीपीपी ई बुक तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। दिस इज नॉट द टाइम टू रीड द ई बुक अगेन, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ई बुक, पहले मैंने हमेशा बोला है कि बुक पढ़ के जब भी कोई चैप्टर पढ़ना है साथ ही एक बार बुक रीड करनी है, वो तुम कर चुके हो। अब सिर्फ तुम्हारे को मेरे नोट से रिवाइज करना है सब कुछ, क्योंकि दिस इज नॉट द टाइम जहां पे हम पूरी बुक दोबारा पढ़े। अगर कोई चैप्टर लगता है कि नहीं समझ आ रहा, वहां की तुम मेरी रेगुलर वीडियो देख सकते हो, लेकिन अब बुक रीडिंग पे हमें नहीं जाना। सर आई हैव अ क्वेश्चन इन बीपीपी स्टडी टेक्स्ट, other operating operation income is shown after gross profit, but when I was solving Kaplan kit section C it was shown after operating profit। नहीं, गलत है। कापलान गलत है इस चीज में। अगर देखो इट्स प्रिटी लॉजिकल ना, अगर ऑपरेटिंग इनकम हमारी है, ऑपरेटिंग इनकम है, तो वो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले ही आएगा ना। ऑपरेटिंग इनकम तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले आएगी, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आती है। तो ऑपरेटिंग इनकम इज लाइक कमीशन इनकम और समथिंग जो तुम्हें रेगुलर मिल रही है, इट्स नॉट हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट। तो वो तो ऑपरेटिंग से पहले ही आएगा। सर इफ देर इज अ प्रॉब्लम एट द सेंटर्स देन इजंट रिमोट एग्जाम बेटर? दोनों में अपने इश्यूज है वंशिका। सेंटर्स फिर भी बेटर है क्योंकि वहां पे टेक्निकल इश्यूज नहीं है। वहां अक्सर इशू क्या होंगे कि कीबोर्ड ठीक नहीं चल रहा, थोड़ा सिस्टम छोटा है बस, और तो इश्यूज नहीं होंगे ना लाइट नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। लेकिन रिमोट में तो सारी लाइबिलिटी तुम्हारी है। अगर नेट नहीं चला, कुछ नहीं चला, प्रॉब्लम होगी, बाहर से कोई आवाज दे रहा है, क्या हुआ, पेपर कैसा हुआ, कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा, तुमने बोला चुप हो जाओ, क्यों बोल रहे हो, प्रॉक्टर बोलेगा कि भाई यू आर टॉकिंग, नॉट अलाउड, कौन है ये, एग्जाम कैंसिल कर देगा। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। प्रेफर फिर भी सेंटर होता है।
Sir, I have a very small doubt. While I was reading and solving cash flow chapter, there was a full-fledged question in which the interest paid was correctly deducted from financial activity, but there was a question in the same company where we have to made only extract of financing activity. But ये एक्चुअली क्या है, इस बार स्टैंडर्ड में चेंजेस आया ना साची, तो चेंजेस आने की वजह से ना बहुत जगहों पे अभी इस चीज को गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। इंटरेस्ट पेड अब हमारा फाइनेंसिंग से ही माइनस होता है। वो बेसिकली क्या हुआ है कि जैसे बीपीपी एग्जाम किट है या स्टडी हब में भी कुछ क्वेश्चन है जो पुराने हैं, तो उन्होंने उन क्वेश्चंस को अपडेट नहीं करा। जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें निकालनी, तो इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस होता है, लेकिन जो पुराने क्वेश्चंस हैं उन्होंने उसमें अपडेट ही नहीं करा, वो इंटरेस्ट उन्होंने ऑपरेटिंग में ही डाला हो, तो तुम फाइनेंसिंग में से माइनस करोगी। ये एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में काफी बच्चों को प्रॉब्लम है, तो देयर आर चांसेस इफ एसीसीए आस्क क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक, वो लिख देंगे इंटरेस्ट पेड टू बी डिडक्ट या इंटरेस्ट पेड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एसीसीए क्लैरिटी दे देगा, नहीं भी देता तो तुमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस करना है, क्योंकि अब एज पर आईएफआरएस 18 यही होगा। पहले ऑपरेटिंग में से माइनस होता था, अब फाइनेंसिंग में से है। तो क्वेश्चंस के हर क्वेश्चन चेंज ना करना पड़े, इन्होंने बुक वालों ने छोटे छोटे क्वेश्चंस में इसको चेंज नहीं करा। सर विच इज द बेस्ट ऑप्शन टू गिव एग्जाम सेंटर और रिमोट? अफरोज इस बारे में अभी बात नहीं करूंगा, जब तुम बुक कराओगे तब बात करूंगा। बेस्ट इज सेंटर। सर इफ एग्जाम सेंटर में कुछ काइंड ऑफ प्रॉब्लम आती है लाइक करंट का, देन करंट का मतलब? सुमन मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया तुम्हारा। सर लाइक अगर पावर चला गया सेंटर्स में तो अच्छा, क्या होगा? तो वो तुम्हारी लायबिलिटी नहीं है ना। अगर आधे घंटे के लिए लाइट चलेगी, तो आधे घंटे बाद जब लाइट आएगी तो सेंटर वालों को तुम्हारे को टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। नहीं देते तो वो तुम्हारा एग्जाम कैंसिल कर देंगे, एंड एसीसीए को तुम मेल डाल दोगे तो नेक्स्ट 10 to 15 डेज में वो तुम्हारा दोबारा एग्जाम रीस्केड्यूल करा देंगे। तो वो तुम्हारी लायबिलिटी नहीं होगी, वो सेंटर की लायबिलिटी होगी फिर। सर हो सकता है चेयर ना हो सेंटर में। अनिकेत ये क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो कहता हूँ पीसीबी ना हो, फिर वो कहेंगे मोबाइल पे एग्जाम दो। ऐ थोड़ी ये चेयर ना हो, क्या बात कर रहे हो यार। फॉर सम टॉपिक्स और डाउट्स क्लैरिटी कैन बी यूज चैट जीपीटी। हाँ हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो, करना चाहिए, अच्छी बात है। बट चैट जीपीटी से डोंट प्ले विद इट। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन डाला, व्हाट इज द आंसर? नहीं, दिस इज नॉट अ वे टू आस्क द क्वेश्चंस। बल्कि मैं तुम सबको, चलो आई विल गिव यू अ टिप, आई विल गिव यू अ टिप। देखो रिसेंटली मैंने भी अपने व्हाट्सएप में एक नंबर डाला है, मैं तुम सबके साथ नंबर शेयर करता हूँ, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये देखो, ये व्हाट्सएप में चैट जीपीटी का नंबर है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें अगर नंबर दिख रहा हो सारे नोट कर लेना। मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, मुझे ये देखो, सो दिस इज चैट जीपीटी, ठीक है, ये व्हाट्सएप पे है, और ये चैट जीपीटी का मैं नीचे दिखाता हूँ। ये नंबर सारे फटाफट से नोट कर लो। कोई स्टूडेंट चाहे तो वो लिख भी सकता है यहाँ पे, मैं ही लिख देता हूँ, चलो। कोड डालोगे तुम यूएस का, इंडिया का नहीं, यूएस का कोड डालोगे। मतलब यूएस सिलेक्ट करना है, 80022428 ये नंबर डालना। जब तुम उसमें बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, तुम चैट जीपीटी में जाओगे, यहां जाने के बाद नीचे प्लस का साइन होता है, प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आता है न्यू कॉन्टैक्ट ऊपर, न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना। न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम चैट जीपीटी वगैरह जो डालना है डाल देना। नंबर में यहाँ पे सिलेक्ट करना इंडिया की जगह यूएस, जैसे ऐसे यूएस कर लिया, और जो नंबर मैंने डाला है वो नंबर उधर डाल देना, और इसको सेव कर लेना। सो दिस इज बेसिकली चैट जीपीटीज नंबर। तो इट्स चैट जीपीटी ऑन व्हाट्सएप। तो जो भी तुम्हारी क्वेरी है तुम डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ही पूछ सकते हो अपनी क्वेरी, इमेज अपलोड करो, सीधा इससे क्वेरी पूछो। तो तुम्हारे को नेट पे नहीं जाना पड़ेगा। तुम जैसे मेरे को क्वेश्चन भेजते हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम चैट जीपीटी। जो भी क्वेश्चन तुम्हें ग्रुप में भेजना है, एक बार चैट जीपीटी में भेज दो, यू कैन ट्राई दैट आउट। इट्स अ गुड ऑप्शन, आज चैट जीपीटी ने नया फीचर दिया है, एंड यू कैन यूज इट। सर मैंने यहाँ ChatGPT to solve question in sometime disappoint, but I asked to explain concept. It is very beneficial. This is true. You shouldn't ask ChatGPT to give you answers. See, ChatGPT is not a examiner or checker, or it's like human, and it's not there
टू सॉल्व द कंप्लीट पेपर टू जस्ट गिव यू द आंसर। आंसर्स तुम्हें पता है, बुक में है आंसर्स, तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझना है कि ये आंसर क्यों है। तो चैट जीपीटी में जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, तुम्हें 2 सिलेक्ट करने हैं, एक सही है एक गलत। तुम पूछो कि ये वाला जो आंसर है, ये आंसर सही क्यों नहीं। जैसे चैट जीपी आज आई थिंक मेरे से एफआर में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सितंबर की जो हमारी डेट थी, उस डेट में जो आफ्टर इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है, वो सितंबर वाली डेट क्यों नहीं दे सकते। तो उसमें उसकी क्वेरी थी कि सर हमारा सितंबर में हमारी वो हो रही है, एजीएम हो रही है, उससे पहले की चीजें हो सकती हैं। मेरे को पता है कि जब मैं ऑडिटर हूं, जिस दिन मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के साइन कर दी, और उस दिन के बाद जो मर्जी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन करी है, उसके पहले की चीजें हैं जिसपे मेरा कंट्रोल है, उसके बाद तो मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो चैट जीपीटी से डाउट पूछो कि ये चीज क्यों है। सर सर देयर आर सम टाइम प्रॉब्लम विद वाइल। आदित्य मुझे समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन का डाउट है तुम्हारा। टाइम प्रॉब्लम। और बाकी जो इन्होंने व्हाट्सएप पे डाला, जो मैं तुम्हारे साथ शेयर किया ना, इट इज वेरी हेल्पफुल यार। मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है, मैं इसको कभी कभार व्हाट्सएप पे यूज करता हूँ। जैसे मेरे को कोई चीज आई, एज इट इज उसको फॉरवर्ड कर दो चैट जीपीटी को, ठीक है ना। मेरे को जैसे अपने लिए कुछ होता है, अब जैसे मेरे को कहीं जाना है कल किसी काम से, तो मैंने चैट जीपीटी से वैसे उसमें डाल दिया कि आई एम प्लानिंग टू गो दिस व्हाट, ये मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया, उसने मुझे बता दिया सब कुछ देख के। तो इट्स बेटर ऐप से ज्यादा यहाँ पे सॉल्व करने का। ओके सर प्लीज। Only impairment losses arising in the current year are reported in COSPLOCI, while cumulative impairment losses are presented in earning in। मैं की तो सिंपल सी बात है ना। देखो जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस है हमारा, देखो इट्स प्रीटी लॉजिकल। मेरी इंपेयरमेंट लॉस इस साल भी हुआ, मेरा इंपेयरमेंट लॉस पिछले साल भी हुआ, मेरा उससे पिछले साल भी हुआ। जिस साल का इंपेयरमेंट लॉस है उस साल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। बाकी पिछले साल के जो लॉसेस चल रहे हैं वो तो ऑफकोर्स हमारे ऑलरेडी रिटेन अर्निंग में एडजस्टेड है ना। व्हाट इज रिटेन अर्निंग? रिटेन अर्निंग इज पुराने जितने भी सालों के प्रॉफिट लॉसेस है उनका मर्ज। पहले प्रॉफिट हुआ वो रिटेन अर्निंग में आ गया, अगले साल लॉस हुआ वो रिटेन अर्निंग में से माइनस हो गया, उसके बाद प्रॉफिट हुआ वो रिटेन अर्निंग में ऐड हो गया। तो वही तो सेम चीज है कि इंपेयरमेंट लॉसेस जो करंट ईयर के हैं वो हमारे ओसीआई में या प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, लेकिन जो हमारे पुराने इंपेयरमेंट लॉसेस है वो तो ऑलरेडी हमारे रिटेन अर्निंग में एडजस्टेड है। तो सिंपल सी बात है। सर कुड आई जस्ट कॉल यू आफ्टर दिस क्लास, आई नीड टू डिस्कस समथिंग। अनिकेत आज नहीं, मेरे से कल बात करना। आज मुझे कहीं जाना है और कल फिर मुझे निकलना है मॉर्निंग 5 o'clock। तो मुझसे कल तुम बात करना अराउंड 9-9:30, आई विल बी ड्राइविंग दैट टाइम, हम बात कर लेंगे तब। सर चैट जीपीटी में प्रॉब्लम्स हैं आंसर्स को चेक करने के लिए। अच्छा है, तो अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कोई बात नहीं। मैं आदित्य, इफ चैट जीपीटी में प्रॉब्लम है ना आंसर को चेक करने के लिए, सो दे विड बी अ केस दैट यू आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चन फ्रॉम चैट जीपीटी। then it would be a case that you are not asking the right question from ChatGPT। एक्चुअली ये होता है ऐसा। अगर तुम सही क्वेश्चन उससे पूछो, जैसे चलो एक काम करते हैं, आई विल गिव यू लाइव, आई विल शो यू लाइव शेयर। रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ चैट जीपीटी में लाइव एक चीज सॉल्व करके। जेमिनाई 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 व्हाट्सएप वेब। स्टॉप शेयर। देखो, तो दिस इज चैट जीपीटी। ये मेरे चैट्स व्हाट्सएप की डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे से ग्रुप में एक बच्चे ने डाउट पूछा था, ये वाला, जैसे ये वाला डाउट था, ठीक है ना। अभी बड़ा क्वेश्चन भी चेक कर लेंगे, आई पुट इट देयर। इफ आई डू दिस एंड कर दूंगा, कोई फायदा नहीं। आई हैव टू आस्क चैट जीपीटी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाई impairment loss of previous years
goes in retained earnings and not profits for current year. देखो, just a small thing. अब ये आंसर काफी बड़ा देता है, देखना तू अभी। देखो इसने काफी बड़ा आंसर दिया, मैं इसको बोलूंगा गिव मी अ सिंपल एंड easy to understand answer in one para. ये लो, impairment losses are charged to profit and loss only in the year they incur because they reduce year's profit. Once the year closes, the effect is carried forward into retained earning. If we were to charge past year impairment again in current year profit, it would mean doubling the count. So current year's impairment goes to current this year profit, while all the previous year impairment sits in retained earning as a part of accumulated result. ये देखो सीधा एक्सप्लेन किया इसने। तो ऐसे नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे हैं इफ यू आस्क इन अ प्रॉपर वे, यहां पे यू हैव टू राइट व्हाई द नेम इज चार्ट। ऐसा नहीं है कि तुमने क्वेश्चन लिख दिया ये बस अपना बताता रहेगा, यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजन, यू हैव टू नो व्हाई दिस इज द आंसर, व्हाई दिस नॉट द आंसर। मैं एक्चुअली वही चेक कर रहा था कि अगर ये चैट्स खुल जाती, मेरे इसमें बहुत टाइम लगता है, अगर ये खुल जाती तो मैं एक आधा क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व कर दिखाया था। हम बड़े क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन आस्क चैट जीपीटी कि ये क्वेश्चन है, बट डोंट यूज इट टू गेट द राइट आंसर, यूज इट टू गेट द आइडिया बिहाइंड व्हाई दैट इज द आंसर और व्हाई दैट इज नॉट द आंसर। ये बहुत चीज तुम्हें आंसर बता देगा, ये चीज फॉलो करो एंड डेफिनेटली तुम देखना कि इट विल बी वर्केबल फॉर यू, बट ये करना पड़ेगा। अनिकेत सर 2 मिनट लगेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे। अब मुझे तुम आफ्टर दिस क्लास आधे घंटे तक कॉल कर लेना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आती है कभी कभी, देखो थोड़ी बहुत आदत ही होगी, बट ऑनेस्टली मुझे तो नहीं है, मैं तो बहुत अपने बड़े बड़े काम भी इससे कराता हूँ। मैंने तो अपना बिजनेस का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इससे कराया था। 90%, 95% एक्यूरेसी आई थी, थोड़ी बहुत कमी आती, वो तो फिर हम भी तो, हमारे में भी तो दिमाग है ना, हम क्यों है, ह्यूमंस की वैल्यू क्यों है। अगर सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चैट जीपीटी नहीं देना, फिर हमारी वैल्यू क्या है ना। फिर हम पढ़ी क्यों रहे हैं सारी चीजें, अगर चैट जीपीटी ने ही सारे आंसर हमें सॉल्व करके देने। तो 95% एक्यूरेसी होती है, थोड़ी बहुत गलती हम ढूंढ सकते हैं। अगर चैट, आई टेल यू, चैट जीपीटी में तुमने कोई क्वेश्चन डाला, उसने गलत आंसर सॉल्व किया, तो मैं पता क्या बोलता हूँ चैट जीपीटी को, नो योर आंसर इज रॉन्ग एज पर बुक द आंसर इज दिस। तो अपने आप कहता है ओह माय मिस्टेक, मैंने ये चीज ठीक नहीं करी, ठीक है ना। चलो, सो आई शेयर दिस थिंग विद यू, इसके साथ साथ एग्जामिनर रिपोर्ट भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। एंड प्लीज फॉलो दिस अप्रोच गोइंग फॉरवर्ड, सबने ये फॉरवर्ड अप्रोच और ये टारगेट्स फॉलो करने। इट इज नॉट ऑप्शनल फॉर यू, दिस इज समथिंग मैंडेटरी एंड यू हैव टू डू इट। एंड व्हेन यू डू इट यू विल सी हाउ योर एग्जाम विल गो, एंड एग्जाम रिजल्ट से तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाए। ये चीज करो। सी यू नेक्स्ट वीक, जो मेरे हाइब्रिड स्टूडेंट्स हैं नेक्स्ट वीक उनके साथ मैं क्लास करता हूँ, एंड जो रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं मिलूंगा लाइव सेशन में, दैट इज ऑन 1 सितंबर। अनिकेत मेरे को आफ्टर द क्लास आधे घंटे बाद क्लास खत्म होने की कॉल करना। सर प्लीज शेयर द एग्जामिनर रिपोर्ट एंड लिंक फॉर टेक्निकल आर्टिकल, यस मैं अभी शेयर कर दूंगा आफ्टर द क्लास। चलो बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीक एंड ऑल द बेस्ट। जो टारगेट मैंने दिए हैं रिकॉर्डिंग वालों को इस दिन मिलते हैं, हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीक सैटरडे मिलते हैं। बाय गाइस, टेक केयर। यू वेलकम गाइस।